अभी आपको बताइए कि ये मल्टी टैलेंटेड आदमी थे। मल्टी टैलेंटेड आदमी का मतलब होता है कि हर तरह से जुड़ी जितनी भी जानकारियाँ हैं वो सब इनके पास था। माने हिंदी साहित्य में आपको जो जो चीज़ पढ़ना होता है, चाहे आप लेख पढ़ें, चाहे निबंध पढ़ें, चाहे काव्य पढ़ें, चाहे रचना पढ़ें, चाहे कृति पढ़ें, कुछ भी पढ़ें, इस सब कुछ में महारत हासिल किए हुए थे। कौन? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि नज़र को बदलो तो नज़ारे बदल जाते हैं, नज़र को बदलो तो नज़ारे बदल जाते हैं, सोच को बदलो तो सितारे बदल जाते हैं। नज़र को बदलो तो नज़ारे बदल जाते हैं, सोच को बदलो तो सितारे बदल जाते हैं। कश्तियाँ बदलने की ज़रूरत नहीं है जनाब, अपनी दिशा तो बदलो, किनारे अपने आप ही बदल जाते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका अपना राहुल सर स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल साइंस बाय राहुल सर PCB में। आज फिर से आपके मिड टर्म एग्जामिनेशन से रिलेटेड एक पावरफुल वीडियो लेकर आपके बीच उपस्थित हूं, जिसमें हम चर्चा करेंगे दीनदयाल उपाध्याय यूनिवर्सिटी के BA सेकेंड ईयर 3rd सेमेस्टर के हिंदी के पेपर फर्स्ट के एक बड़े ही महत्वपूर्ण टॉपिक, जिसका नाम है आचार्य रामचंद्र शुक्ल की जीवनी तथा उनकी कृतियाँ। तो आज हम इस वीडियो में एक एक करके आचार्य रामचंद्र शुक्ल से रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण जानकारियां हैं उन सबको एक एक करके पॉइंट वाइज करके चार्ट के माध्यम से आपके दिलों और दिमाग तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा। उम्मीद है कि आपको इस वीडियो के माध्यम से कुछ दिनों पश्चात होने वाले मिड टर्म एग्जामिनेशन में काफ़ी सहूलियत मिलेगा। अगर आप इसके पीछे वाला वीडियो अभी तक नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर तुरंत देखें, क्योंकि हमने उसमें आपके मिड टर्म एग्जामिनेशन से रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं उन सभी विषयों का अलग अलग प्लेलिस्ट बनाकर जितनी भी जुड़ी जानकारियां हैं उन सबको आप तक पहुंचाने का प्रयास किया है। तो अगर आप अभी तक नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर तुरंत देखें। तो अब हम लोग आचार्य रामचंद्र शुक्ल से जुड़ी जितनी भी जानकारियां हैं उन सबको एक एक करके चार्ट के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि चार्ट के माध्यम से समझने का फ़ायदा ये है कि इससे समय की बचत होती है, जगह की बचत होती है और आसानी से समझ में भी आ जाता है। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो हैं ये कौन हैं, इनके जन्म कहाँ हुआ था, इनका पिता का क्या नाम था, इनकी विशेषताएं कौन कौन सी हैं, इनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं, ये कौन कौन से काव्य में अपना योगदान दिए हैं, ये कौन कौन से काम किए हैं। तो आज हम इन सभी बिंदुओं के बारे में विस्तार पूर्वक एक एक करके समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल की जीवनी तथा उनकी कृतियाँ। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट क्या आता है कि उनका जन्म कब हुआ था, मतलब कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म कब हुआ था। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 1884 ईस्वी में। हम क्या लिखे? हमने क्या लिखा? जन्म और दूसरे साइड 1884। इसका मतलब कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म कब हुआ था? 1884 ईस्वी में। दूसरा पॉइंट आता है जन्म स्थान, मतलब कि इनका जन्म कौन से स्थान पर हुआ था, कहाँ हुआ था। तो आंसर क्या हो जाएगा? बस्ती जिला में हुआ था। बस्ती जिला कहाँ का जिला है? उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश का एक बस्ती जिला है, गोंडा बस्ती आप नाम सुने होंगे, गोरखपुर और लखनऊ के बीच में पड़ता है ये। तो बस्ती जिला उत्तर प्रदेश के कौन से गांव में? अगोना गांव में। गांव का नाम क्या था? अगोना। तो अगोना गांव के उत्तर प्रदेश राज्य के बस्ती जिला में हुआ था। और कब हुआ था? 1884 ईस्वी में। इनके पिता का क्या नाम था? तो इनके पिता का नाम था पंडित चंद्रबली शुक्ल। पिता का क्या नाम था? पंडित चंद्रबली शुक्ल। ये अध्ययन कौन कौन से किए थे, मतलब कि जब ये बाल्यकाल में पढ़ाई कर रहे थे उस समय ये क्या क्या पढ़ाई किए थे? तो ये उर्दू की शिक्षा लिए थे, फारसी भी पढ़े थे, हिंदी भी पढ़े थे और कानूनी शिक्षा भी लिए थे। कानूनी शिक्षा का मतलब होता है कि आपके संविधान से रिलेटेड, आपके कोर्ट से जुड़ी जानकारियाँ जो भी है उससे रिलेटेड शिक्षा, एक तरह से कहिए तो LLB के शिक्षा। एक तरह से समझिए कि आजकल के ज़माना में क्या हो जाएगा? LLB की भी पढ़ाई ये किए थे। कौन? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। कभी कभी क्वेश्चन क्या दे देता है कि आचार्य शुक्ल के बारे में बताएं या आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बारे में बताएं। तो आपको कन्फ्यूजन में नहीं पड़ना है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहे चाहे आचार्य शुक्ल कहे, दोनों एक ही बात है। तो ये पढ़ाई क्या क्या किए थे? उर्दू भी सीखे थे, फारसी भी सीखे थे, हिंदी भी सीखे थे और कानूनी शिक्षा भी ये ग्रहण किए थे। इनके जीविकोपार्जन की बात करें, जीविकोपार्जन का मतलब होता है कि ये कौन सा व्यवसाय करते थे, इनका घर कैसे चलता था, इनका गुजर बसर कैसे होता था। तो उसके लिए ये काम करते थे। कौन से काम? तहसीलदार के रूप में। तहसीलदार के पद पर ये रहते थे। सब डिवीज़न जिसको बोलते हैं, सब डिवीज़न तहसील। तो सब डिवीज़न के काम में कुछ दिन तक रहे।
ये क्लर्क भी रहे, मतलब कि पहले तहसीलदार थे और उसके बाद से क्या बन गए, क्लर्क के पद पर आ गए। फिर इसके बाद से ड्राइंग मास्टर बन गए। एक मिर्ज़ापुर में स्कूल था और उसी स्कूल में उनको ड्राइंग मास्टर के रूप में वहाँ नियुक्त किया गया। ड्राइंग मास्टर आप लोग जानते होंगे, ड्राइंग बनाने वाले। जैसे हम लोग जब छोटे थे तो उस समय ड्राइंग बनाते थे, हाथी का फिगर, घोड़ा का फिगर, घर का फिगर, इस तरह से कुछ कुछ मानचित्र बनाया करते थे अपने कॉपी पे। तो ये क्या थे, ड्राइंग मास्टर के रूप में मिर्ज़ापुर के एक स्कूल में इनको नियुक्त किया गया। तो ये स्टार्टिंग में क्या थे, तहसीलदार थे, फिर क्लर्क बने, फिर ड्राइंग मास्टर बने और उसके बाद हिंदी के अध्यापक बने। जानकार व्यक्ति थे तो इसलिए इनको क्या बना दिया गया, हिंदी के अध्यापक बना दिया गया। कहाँ बनाया गया, काशी हिंदू विश्वविद्यालय में। बनारस में जो विश्वविद्यालय है, बनारस में जो यूनिवर्सिटी है, उसमें इनको हिंदी के पद पर नियुक्त किया गया और हिंदी का अध्यापक बना दिया गया। मतलब कि सबसे पहले क्या बने हो, तहसीलदार, क्लर्क, ड्राइंग मास्टर और हिंदी के अध्यापक। इस तरह से एक सीरीज चलता गया उनका। अगर हम इनके रचनाओं की बात करें तो ये अनेकों रचनाओं में महारत हासिल किए थे। जैसे ये कहानी भी लिखे थे, निबंध भी लिखे थे, हिंदी के साहित्य के इतिहास के बारे में भी अपना कुछ योगदान दिए थे। तो इस तरह से ये कहानी, एक तरह से कहें तो ये कहानीकार भी थे, निबंधकार भी थे और हिंदी साहित्य के इतिहासकार भी थे। हर तरह से ये ज्ञान प्राप्त किए थे। जैसे अगर हम इनके कुछ कहानी के एग्जाम्पल की बात करें तो कहानी क्या हो जाएगा, एक बहुत ही फेमस कहानी है 11 वर्ष का समय। 11 वर्ष का समय नाम का एक कहानी है जो किसने लिखा है, आचार्य रामचंद्र शुक्ला ने लिखा है। तो इससे आपका ऑब्जेक्टिव भी तैयार हो जाएगा और सब्जेक्टिव भी तैयार हो जाएगा। चार्ट से यही फायदा होता है, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों एक साथ तैयार हो जाएगा। कैसे, जैसे मान लीजिए कि अगर आपको एक ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछ दे कि आचार्य रामचंद्र शुक्ला का जन्म कहाँ हुआ था, तो आप आंसर क्या दे देंगे, उत्तर प्रदेश के बस्ती जिला में हुआ था। उनके गांव का क्या नाम था, अगोना नाम था। उनका जन्म कब हुआ था, 1884 ईस्वी में। अगर ऑब्जेक्टिव पूछेगा तब तो आप इस तरह से बता देंगे। लेकिन अगर सब्जेक्टिव में क्वेश्चन आ जाए, क्योंकि आपका जो मिड टर्म का एग्जाम है इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं आ रहा है, इसमें केवल सब्जेक्टिव क्वेश्चन आ रहा है। 6 प्रश्न आपको मिल रहे हैं जिसमें से 3 प्रश्नों का उत्तर देना पड़ रहा है। तो आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसमें नहीं आ रहा है, लेकिन इसके बाद जो एग्ज़ाम होगा उसमें आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेंगे। तो अभी हम क्या बताएंगे सब्जेक्टिव के बारे में, कि आप सब्जेक्टिव क्वेश्चन को कैसे लिखेंगे, कैसे आप नंबर पाएंगे और अपने एग्जाम को कैसे क्लियर करेंगे। तो कहानी का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, 11 वर्ष का समय। अगर हम इनके काव्य की बात करें, अभिमन्यु वध नाम का एक ये काव्य लिखे हैं और कहानी क्या लिखे हैं, 11 वर्ष का समय। अगर इनकी विशेषताओं की अगर हम बात करें तो इनका विशेषता क्या था कि ये संपादक भी थे, आलोचक भी थे, कवि भी थे, निबंधकार भी थे और अनुवादक भी थे। अभी आपको बताइए कि ये मल्टी टैलेंटेड आदमी थे। मल्टी टैलेंटेड आदमी का मतलब होता है कि हर तरह से जुड़ी जितनी भी जानकारियाँ हैं वो सब इनके पास था। माने हिंदी साहित्य में आपको जो जो चीज़ पढ़ना होता है, चाहे आप लेख पढ़ें, चाहे निबंध पढ़ें, चाहे काव्य पढ़ें, चाहे रचना पढ़ें, चाहे कृति पढ़ें, कुछ भी पढ़ें, इस सब कुछ में महारत हासिल किए हुए थे। कौन, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो अभी आपको क्या बताया कि ये संपादक भी थे, आलोचक भी थे। संपादक का मतलब होता है ऑडिटर, संपादक का मतलब होता है कि नए नए चीज़ों को लिखना, नए नए चीज़ों का प्रयोग करना। आलोचक का मतलब होता है कि किसके अंदर क्या त्रुटियां रह गई है, क्या बुराइयां हैं, क्या कमी है, क्या खामियां हैं, वो भी ये काम किए थे। कविताएं भी कई लिखे थे, इसलिए इनको कवि भी कहा जा सकता है। अनेकों निबंध भी लिखे हैं तो इनको निबंधकार भी कहा जा सकता है। अनुवादक, इन्होंने अनेकों, तो ये अंग्रेजी और उसके साथ अन्य कई भाषाओं का अनुवाद हिंदी में किया है, तो इनको हम लोग अनुवादक भी कह सकते हैं। तो ये मल्टी टैलेंटेड व्यक्ति थे। कौन, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अगर हम इनकी मृत्यु की बात करें तो इनका मृत्यु कब हुआ था, 1942 ईस्वी में। 1942 ईस्वी में ये डेथ कर गए थे और मरने का कारण क्या था, तो श्वास रोग के कारण, श्वसन से संबंधित, मतलब कि हम लोग जो सांस लेते हैं छोड़ते हैं, इससे रिलेटेड उनको कोई बीमारी हो गया था जिसके वजह से इनका मृत्यु हो गया। कितने ईस्वी में, सन 1942 ईस्वी में। ये तो हो गया आपका बेसिक जानकारी। उनसे जुड़ी जितनी भी महत्वपूर्ण जानकारियाँ था उसको एक चार्ट के माध्यम से हमने आपको बताने का प्रयास किया। सब्जेक्टिव क्वेश्चन के रूप में आपको अगर इसको लिखना होगा तो 5 नंबर का आंसर इसको कैसे बनाएंगे इससे, तो सबसे पहले ऊपर लिखेंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल की जीवनी। अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो सबसे ऊपर क्या लिखेंगे, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की जीवनी और डैश देंगे। और सबसे पहले शुरू करेंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म
1884 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के बस्ती जिला के अगोना गांव में हुआ था। कैसे लिखेंगे? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म 1884 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के बस्ती जिला के अगोना गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम पंडित चंद्रबली शुक्ला था। इन्होंने अपने बाल्यकाल में उर्दू, फारसी, हिंदी, कानूनी शिक्षा जैसी अनेकों विद्याएं हासिल किए थे। वे अपने शिक्षा ग्रहण करने के बाद अनेकों पद पर कार्यरत रहे, जिनमें से कुछ मुख्य इस प्रकार हैं। इसमें थोड़ा सा बात बनाएंगे, कहे कि आप ग्रेजुएशन में आ गए हैं, थोड़ा सा बात अपने से बना के उसमें जोड़िए और सजाइए। कैसे? उन्होंने अपने जीविकोपार्जन के लिए अनेकों पद पर काम किए, अनेकों सरकारी एवं गैर सरकारी पद पर काम किए, जिनमें से कुछ मुख्य इस प्रकार हैं। एग्जाम्पल दीजिए 2-3 गो, जैसे तहसीलदार, क्लर्क, ड्राइंग मास्टर, हिंदी के अध्यापक, और पोस्ट में लिखते जाएंगे कि कहाँ कहाँ ये कौन कौन से काम किए हैं। जैसे अगर हम ड्राइंग मास्टर की बात करें तो ड्राइंग मास्टर ये कहाँ थे? मिर्ज़ापुर में। मिर्ज़ापुर में एक विद्यालय था, एक स्कूल था, जहाँ इनको ड्राइंग मास्टर के तौर पर नियुक्त किया गया था। इसके पश्चात काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हिंदी के अध्यापक के तौर पर उन्हें रखा गया। हिंदी विभाग के एक बड़े ही ज्ञानवान व्यक्ति थे ये, तो जिसके वजह से इनको कहाँ रख दिया गया? हिंदी के अध्यापक के लिए। चलिए आप अब हिंदी पढ़ाइए, तो हिंदी के पद पर काम करने लगे। इनकी रचनाएं कौन कौन सी थी? तो वहाँ से आप पैराग्राफ चेंज करेंगे। कहे कि आपको कॉपी में 5 नंबर का आंसर लिखना है, तो यहाँ से आप क्या करेंगे? यहाँ से आप पैराग्राफ चेंज करेंगे, और चेंज करने के बाद से क्या लिखेंगे? आचार्य रामचंद्र शुक्ल की अनेकों रचनाएं हैं, जैसे कहानी, निबंध, हिंदी साहित्य के इतिहास। अब उसमें आप एग्जाम्पल भी दर्शाएंगे। कैसे? जैसे अगर हम कहानी की बात करें तो 11 वर्ष का समय, अगर हम काव्य की बात करें तो अभिमन्यु वध। तो इस तरह से आप एक एक करके सिस्टमेटिक तरीके से सजा कर लिखेंगे। उसके बाद अगला नंबर पॉइंट बनाएंगे और उसमें लिखेंगे कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल की विशेषताएं, और डैश देके लिखेंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। अब उसमें पॉइंट वाइज करके एक एक 2-2 नंबर करके लिखेंगे। कैसे? 1 नंबर में लिखेंगे कि उन्हें संपादक के रूप में भी जाना जाता है। अब इसमें 1-2 को लिख देंगे कि संपादक के रूप में क्यों जाना जाता है, क्योंकि ये ऑडिटर का भी काम करते थे, संपादक का भी काम करते थे। दूसरा नंबर पॉइंट पर लिखेंगे ये आलोचक के रूप में भी जाने जाते हैं। आलोचक का मतलब होता है किसी के कमियों को निकालना, किसी के खामियों को निकालना, किसी के अंदर क्या दोष है उसको उजागर करना, तो ये होते हैं आलोचक। तो ये आलोचक के रूप में भी जाने जाते हैं। तीसरा नंबर पॉइंट देख के लिखेंगे उन्होंने अनेकों कविताएं भी लिखी हैं, जिसके वजह से इन्हें कवि भी कहा जा सकता है। चौथा नंबर पॉइंट देंगे और लिखेंगे कि ये एक निबंधकार भी हैं, क्योंकि ये अनेकों निबंध भी लिखे हैं। उसके बाद अगला पॉइंट देंगे और लिखेंगे अनुवादक। तो अनुवादक में भी अनुवादक लिखे और उसमें भी आप लिखेंगे कि इन्होंने अंग्रेजी के साथ साथ अन्य कई भाषाओं का अनुवाद हिंदी में किया है, इसलिए अनुवादक के रूप में भी जाने जाते हैं। इतना लिखने के बाद से अगला नंबर पॉइंट देंगे और लिखेंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल का मृत्यु सन 1942 ईस्वी में श्वास रोग के कारण हुआ था। अब यहाँ रोग डिसाइड नहीं किया गया है, लेकिन ये बताया गया है कि श्वास से रिलेटेड कोई रोग था, श्वसन से संबंधित कोई बीमारी था, जिसकी वजह से इनकी मृत्यु हो गई। कितने ईस्वी में? 1942 ईस्वी में। तो इस तरीके से आप एक एक करके सिस्टमेटिक ढंग से आप लिखेंगे, सुंदर अक्षरों में, सुंदर लिखावट में, तो आपको जरूर अच्छा नंबर मिलेगा। तो उम्मीद है कि आपको इस वीडियो के माध्यम से आचार्य रामचंद्र शुक्ला से जुड़ी जितने भी महत्वपूर्ण जानकारियां हैं वे सब एक एक करके आपको बढ़िया से समझ में आया होगा। आपके मन में अगर कोई डाउट है, कोई प्रश्न है, कोई कन्फ्यूजन है, तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आप इस तरह से कौन से टॉपिक से रिलेटेड वीडियो देखना चाहते हैं कमेंट में बताना न भूलें। लौटेंगे बहुत ही जल्द किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।